रात का घना अंधेरा छा चुका था। हवेली के पिछले हिस्से में बने उस छोटे सीलन भरे आउट हाउस में अनबी फर्श पर बिछी एक पतली सी दरी पर लेटी हुई थी। बुखार से उसका शरीर बुरी तरह तप रहा था और ठंड से वह एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। बीती रात चाची के उस जोरदार थप्पड़ से उसके ओंठ के किनारे पर जमा हुआ खून अब काला पड़ चुका था। उसके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक फटी हुई चादर थी जिसे उसने अपने सीने से जकड़ रखा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी सांसें उखड़ रही थीं। क्या मैं आज रात मर जाऊंगी? उसके मासूम दिमाग में एक दर्द भरा ख्याल आया। अगर मौत भी आ जाए तो शायद इस नर्क से बेहतर ही होगी। उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलकर उसके ठंडे पीले गालों पर गिर रहे थे। तभी चर कोठरी का पुराना जंग लगा दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुला। अनबी का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को हो गया। उसने खौफ से अपनी आंखें खोली। दरवाजे के फ्रेम में एक बहुत बड़ा साया खड़ा था। बाहर की हल्की रोशनी में अनबी उस शख्स का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उस भारी ओवरकोट और उस खतरनाक ऑरा को महसूस करके वह खौफ से कांप गई। वह तेजी से उठकर कोने में दीवार से सटकर सिकुड़ गई। उसकी सांसें बुरी तरह तेज तेज चलने लगीं। वह अंदर दाखिल हुआ। यह निशांत था। जब उसने कोठरी की उस भयानक सीलन और फर्श पर सिकुड़कर कांपती हुई अनवी को देखा तो उसके सीने में एक अजीब सी चुभन हुई। यह चुभन उसके लिए नई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी सर्द गंभीरता कायम रही। उठो! निशांत की भारी और गूंजती हुई आवाज़ उस छोटी सी कोठरी में गूंज उठी। अनवी ने अविश्वास से ऊपर देखा। यह तो वही शहर वाले मेहमान थे जिनसे उसके चाचा भी खौफ खाते थे। वह यहाँ क्या कर रहे थे? आप? अनवी के होंठ पूरी तरह कांप रहे थे। उसकी आवाज़ में इतना डर था कि जैसे कोई शिकारी जानवर उसके सामने खड़ा हो। मैंने कहा उठो और अपना सामान बांधो। निशांत ने बिना किसी भूमिका के सीधे अपना फरमान सुनाया। अनवी की फटी हुई आंखें और बड़ी हो गईं। डर, अविश्वास और बेचैनी के बीच एक अजीब सी कसमकस उसके दिल में दौड़ गई। सामान? लेकिन मैं कहाँ? तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। निशांत ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ में कैसी शक्ति थी जो किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ती थी। जो कुछ भी तुम्हारा यहाँ है उसे उठाओ। तुम मेरे साथ चल रही हो। आपके साथ? अनवी के आंसुओं से भीगे चेहरे पर एक खौफनाक सवाल था। वह इस शख्स को जानती तक नहीं थी। क्या उसके चाचा ने उसे किसी और नर्क में बेच दिया था? माँ, मुझे नहीं जाना। प्लीज़ मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं सारा काम कर लूँगी। अनवी सिसकते हुए अपने घुटनों में सिर छुपाकर रोने लगी। निशांत का दिल फट सा गया। उसकी आंखों के सामने पिछली रात का वह खौफनाक मंजर घूमने लगा जो उसने कल रात देखा था, जिसने उसकी रूह को अंदर तक कपा दिया था। दिसंबर की वह रात किसी धारदार खंजर की तरह सर्द थी। आसमान से ओस नहीं, मानो बर्फ़ गिर रही थी। शहर के इस पुराने और बड़े मकान के पिछले आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ नल से गिरते ठंडे पानी की आवाज़ तोड़ रही थी। उसी आंगन के एक अंधेरे कोने में 20 साल की अनवी फर्श पर बैठी थी। कड़ाके की ठंड में वह अपने चाचा चाची के घर के आंगन में ठंडे पानी से भारी भरकम कपड़े धो रही थी। उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे। उंगलियों के पोरों से खून रिसने लगा था। वह एक पुरानी फटी हुई सूती कुर्ती पहने हुए थी जो उस बर्फीली हवा को रोकने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी थी। कुपोषण और थकान ने उसके खूबसूरत चेहरे की रंगत को पीला कर दिया था। आज उसे बहुत तेज़ बुखार था। उसकी सांसें बुरी तरह तेज चल रही थीं और पूरा शरीर बुखार की तपिश और ठंड की सिरहन से एक साथ कांप रहा था। अनवी ने एक भारी चादर को निचोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाइयों ने जवाब दे दिया। आंखों में बेबसी के आंसू तैर गए। माँ, पिताजी। उसके कांपते होंठों से एक दर्द भरी सिसकी निकली। जब से माता पिता का साया सिर से उठा था, वह इस घर में सिर्फ एक बोझ थी, जिसकी हैसियत किसी नौकरानी से भी बदतर कर दी गई थी। बुखार से टूटते शरीर और असहनीय दर्द के बीच उसने एक फैसला किया। वह धीरे से उठी और लड़खड़ाते कदमों से बरामदे की तरफ बढ़ी, जहाँ से उसके चाचा चाची के कमरे की रोशनी आ रही थी।
उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। क्या है? मौत आ गई क्या तुझे, जो इतनी रात को दरवाज़ा पीट रही है? अंदर से उसकी चाची सुमित्रा की कर्कश आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और सुमित्रा ने घृणा से उसे देखा। चाची, अन्वी की आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। मुझे बहुत तेज़ बुखार है, शरीर टूट रहा है। क्या मुझे वो पुरानी शॉल और एक बुखार की गोली मिल सकती है? वह अपनी चाची से एक पुरानी शॉल और बुखार की गोली मांग रही थी। सुमित्रा की आंखें गुस्से से फैल गईं। बेगैरत, बेहा लड़की, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और ऊपर से महारानी वाले नखरे दिखा रही है। सुमित्रा की आवाज़ आंगन में गूंज उठी। तेरे बाप ने कोई खजाना नहीं छोड़ा है यहाँ जो तेरी फरमाइशें पूरी करूं। जा दफ़ा हो और बाकी कपड़े दो। चाची, बस एक गोली, मैं सुबह सारा काम कर लूँगी। अन्वी की आंखों से एक आंसू छलककर उसके पीले गाल पर गिर पड़ा, मगर इससे पहले कोई अपनी बात पूरी कर पाती, सुमित्रा का हाथ पूरी ताकत से हवा में उठा और अन्वी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ की गूंज और झंझनाहट से अन्वी का कमज़ोर शरीर लड़खड़ाया और वह फर्श पर गिर पड़ी। उसके होंठ कट गए थे और वहाँ से खून की एक पतली धार रिसने लगी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने चीखने या रोने की कोई आवाज़ नहीं निकाली, जैसे आंसुओं और दर्द से उसका बहुत पुराना नाता हो। वह चुपचाप उठी, अपना ओंठ पोंछा और वापस उसी ठंडे नल के पास जाकर बैठ गई। ऊपर बालकनी का अंधेरा इस पूरे खौफनाक दृश्य को कोई बहुत खामोशी से देख रहा था। घर के ऊपर मंजिल की बालकनी में अंधेरे के बीच एक साया खड़ा था। यह निशांत सिंघानिया था, शहर का सबसे रसूखदार, खामोश और सख्त मिजाज बिजनेस टाइकून, जो एक बड़े बिजनेस के सौदे के सिलसिले में अन्वी के चाचा का मेहमान बनकर आया था। इस पूरे दृश्य को घर में मेहमान बनकर आया निशांत खामोशी से बालकनी से देख रहा था। वह 6 फीट 2 इंच का एक अच्छी कद काठी वाला इंसान था, जिसके चौड़े सीने और मस्कुलर शरीर पर एक महंगा काले रंग का ओवरकोट था। उसकी त्वचा की रंगत और चेहरे पर ऐसी खतरनाक गंभीरता थी कि कोई पहली नज़र में ही खौफ खा जाए। उसकी उंगलियों में एक सिगरेट सुलग रही थी, लेकिन उसकी सर्द शिकारी निगाहें नीचे आंगन में बैठी उस कांपती हुई लड़की पर जमी थीं। जब सुमित्रा ने अन्वी को थप्पड़ मारा तो निशांत के जबड़े सख्त हो गए। उसकी मिट्टियाँ इतनी जोर से बिछी हुई थीं कि उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए। उसकी आंखों में एक ऐसा खतरनाक तूफान पल रहा था, जो अगर बाहर आ जाता तो शायद उस पूरे घर को जलाकर राख कर देता। निशांत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत क्रूरता देखी थी। वह खुद भी बिजनेस की दुनिया का एक बेरहम खिलाड़ी था, लेकिन एक अनाथ, बीमार और मासूम लड़की पर होता है अमानवीय जुल्म उसके सीने में एक अजीब सी आग भड़का रहा था। वह लड़की जो दर्द से टूट रही थी, लेकिन फिर भी खामोश थी। उसकी उस खामोशी ने निशांत के अंदर के उस इंसान को झकझोर दिया था जिसे दुनिया पत्थर समझती थी। उसने सुलगती हुई सिगरेट को बालकनी के फर्श पर फेंका और अपने महंगे जूते से उसे बेरहमी से कुचल दिया। उसकी निगाहें आखिरी बार अन्वी के उस कांपते हुए वजूद पर गईं, जो अभी ठंडे पानी में हाथ डाले हुए थी। निशांत पलटा और भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और बेड पर जाकर बैठ गया। वह काफ़ी देर बैठा सोच विचार करता रहा और फिर उस रात निशांत ने एक ऐसा खामोश और खौफनाक फैसला ले लिया जो अगली सुबह इस घर के गुरूर को कुचलने वाला था और अन्वी की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जबकि अन्वी पूरी रात उसी आंगन में लेटी बुखार से कँपती रही थी। बीती रात के उस खामोश और खौफनाक फैसले ने अगली सुबह की हवाओं में भी एक अजीब सी सर्दी घोल दी थी। हवेली के बड़े से ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक के अलावा अगर कोई आवाज़ थी तो वह कागज़ों के पलटने की। सामने की आलीशान कुर्सी पर निशांत बैठा था। उसने गहरे नीले रंग का एक महंगा 3 पीस सूट पहन रखा था। उसकी सांवली रंगत और चेहरे की उस खतरनाक गंभीरता ने कमरे के तापमान को जैसे और गिरा दिया था। उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ अन्वी के चाचा राकेश और चाची सुमित्रा बैठे थे। राकेश के माथे पर इस कड़ाके की ठंड में भी पसीने की बूंदें चमक रही थीं। निशांत ने अपने सामने रखे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के कागजात राकेश की तरफ सरका दिए। यह वह डील है जिसके लिए मैं यहाँ आया था।
निशांत की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी, ठंडी और अधिकारपूर्ण। तुम्हारी ये पुश्तैनी ज़मीन और फैक्ट्री दोनों मेरे नाम होंगे। बदले में जो कीमत तुम्हें चाहिए वह इस चेक पर लिखी है। राकेश ने कांपते हाथों से चेक उठाया और उस पर लिखी रकम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह उसकी उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा थी। सुमित्रा के चेहरे पर भी लालच की एक घिनौनी चमक उभर आई। लेकिन निशांत सर, राकेश सकलाते हुए बोला, यह रकम तो बहुत ज़्यादा है। क्या इसके बदले मुझे कुछ और? निशांत ने अपना हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। उसकी सर्द शिकारी निगाह राकेश के चेहरे पर गड़ गईं। इस डील के साथ एक शर्त है राकेश। निशांत आगे की तरफ झुका और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए एक एक शब्द बोला। अगर तुम्हें अपनी यह ज़मीन, अपना यह झूठा रसूख और यह रकम बचानी है तो तुम्हें एक जिम्मेदारी मुझे सौंपनी होगी। सुमित्रा और राकेश ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कैसी जिम्मेदारी? सुमित्रा ने पूछा। निशांत के जबड़े सख्त हो गए। उसकी आंखों में बीती रात का एक खौफनाक मंजर तैर गया। अनवी, यह नाम सुनते ही कमरे में जैसे बम फट गया। अनवी, सुमित्रा लगभग चीखते हुए बोली, उस मनहूस बेगैरत लड़की का आप क्या करेंगे? वह तो इस घर का बोझ है। खामोश। निशांत की वह धाड़ इतनी भयानक थी। सुमित्रा का थूक गले में ही अटक गया और राकेश कुर्सी से लगभग नीचे फिसल गया। निशांत की आंखों में एक खतरनाक तूफान उठ खड़ा हुआ था जो सब कुछ जलाकर राख कर देने की ताकत रखता था। एक और शब्द, अपनी जुबान से उसके लिए एक और घटिया शब्द निकाला तो मैं यह हवेली तुम्हारे ऊपर गिरवा दूंगा। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राकेश ने डर के मारे तुरंत कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे अपनी जान और पैसों से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं था। निशांत ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और बिना एक पल भी वहाँ रुके तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। सौदा तय हो चुका था और वह अब उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस लड़की को अंदाज़ा भी नहीं था कि वह उसे इस नर्क से आज़ाद करने आया है। निशांत धीरे से उसके करीब गया। उसकी परछाई अनवी के ऊपर पड़ी जिससे वह और ज़्यादा सहम गई। निशांत ने झुककर पहली बार अपने मजबूत हाथों से अनवी की ठंडी कांपती हुई कलाई को पकड़ा। अनवी की चीख गले में ही घुट गई। तुम यहाँ से जा रही हो अनवी, और यह मेरी गुजारिश नहीं, हुक्म है। निशांत की उंगलियों की गर्माहट और उसकी आवाज़ की उस अनजानी गहराई ने अनवी को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। वह खौफ से फटी आंखों से उस विशाल साये को देख रही थी। निशांत ने उसकी कलाई छोड़ी नहीं। वह उसे लगभग खींचते हुए उस सीलन भरी कोठरी से बाहर ले आया। रात की सर्द हवा ने अनवी के कमज़ोर शरीर में एक नई सिरहन पैदा कर दी। लेकिन निशांत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। हवेली के प्रांगण में एक महंगी काले रंग की एसयूवी खड़ी थी। अनवी के पास अपना कहने को सिर्फ एक छोटी सी फटी हुई पोटली थी जिसमें उसके माता पिता की एक धुंधली तस्वीर और 2-3 पुराने कपड़े थे। उसने उस पोटली को अपने सीने से ऐसे जकड़ रखा था जैसे वह उसकी जान हो। निशांत ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। बैठो। उसकी आवाज़ में एक सर्द अधिकार था। अनवी डर के मारे कांप रही थी। उसके कदम पीछे हटने लगे। चाचा जी, उन्हें पता चला तो वह मुझे जान से मार देंगे। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। निशांत का जबड़ा सख्त हो गया। वह थोड़ा झुका और अपनी खतरनाक निगाह अनवी की आंखों में डालते हुए बोला, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारा सौदा कर दिया है अनवी। अब तुम्हारा उनसे या इस खौफनाक घर से कोई वास्ता नहीं है। अंदर बैठो, इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे जाए। निशांत के शब्द किसी चाबुक की तरह थे जिनमें कोई रहम नहीं था, लेकिन वह एक कड़वी सच्चाई थी। अनवी के पास अब विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। वह लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी के अंदर बैठ गई। निशांत ने दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले ही पल गाड़ी एक तेज़ रफ्तार के साथ उस नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकल गई। गाड़ी शहर की ओर तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। गाड़ी के हीटर की गर्माहट भी अनवी के बुखार से तपते शरीर की सिरहन को कम नहीं कर पा रही थी। वह दरवाजे से बिल्कुल सटकर अपने घुटनों में सिर दिए सिकुड़ी हुई बैठी थी जैसे वह अपनी ही परछाई से छुप जाना चाहती हो। उसके मासूम दिमाग में खौफनाक ख्यालों का एक तूफान चल रहा था।
क्या मुझे किसी और नर्क में ले जाया जा रहा है? ये शख्स कौन है? इसने मुझे क्यों खरीदा? अब मेरे साथ क्या करेगा? एक अनाथ लड़की जिसने ज़िंदगी भर सिर्फ अपमान और शारीरिक पीड़ा सही हो, उसके लिए इस खामोश सफ़र का हर एक पल किसी भयानक यातना से कम नहीं था। निशांत रियर व्यू मिरर से लगातार उसे देख रहा था। लड़की का पीला पड़ा चेहरा, उसके कटे हुए होंठों के किनारे जमा हुआ खून और बुखार से कांपता हुआ उसका वजूद निशांत के सीने में एक अनजानी सी गहरी चुभन पैदा कर रहा था। वह दुनिया की नज़रों में एक बेरहम बिजनेस टाइकून था, लेकिन उसकी सिकुड़ी हुई जान को देखकर उसके अंदर का सारा गुरूर जैसे मोम की तरह पिघल रहा था। अचानक गाड़ी एक शानदार 24 घंटे खुलने वाले रेस्टोरेंट के पास रुकी। निशांत बिना कुछ कहे बाहर निकला। अन्वी का दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ ही मिनटों में निशांत वापस आया। उसके हाथ में गर्म खाने का एक पैकेट और पानी की बोतल थी। उसने दरवाज़ा खोला और वह पैकेट अन्वी की गोद में रख दिया। खा लो, उसने बिना उसकी तरफ देखे वापस गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अन्वी की सांसें अटक गईं। उस पैकेट से आने वाली गर्म खाने की खुशबू ने उसकी बरसों की भूख को और बढ़ा दिया था। उसने ज़िंदगी में कभी इतना अच्छा खाना नहीं देखा था, लेकिन खौफ के मारे उसके हाथ नहीं उठ रहे थे। उसे लगा कि अगर उसने ये खा लिया तो बदले में एक क्रूर इंसान उससे कोई भारी कीमत वसूलेगा। 10 मिनट गुजर गए। गाड़ी फिर से सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन वह पैकेट वैसा ही अछूता रखा था, जबकि निशांत ये सब रियर व्यू मिरर से देख रहा था। निशांत ने अचानक गाड़ी को एक झटके के साथ साइड में रोका। वह पलटा और अपनी सर्द पैनी निगाहों से अन्वी को देखा। मैंने तुमसे कहा था खा लो, फिर खाया क्यों नहीं? अन्वी डर से बुरी तरह कांप उठी। वह और ज़्यादा दरवाजे से चिपक गई। मुझे भूख नहीं है, उसने कांपते होंठों से झूठ बोला। निशांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी सीट से पीछे की तरफ झुका। अन्वी ने खौफ से कसकर आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है, लेकिन थप्पड़ की जगह निशांत के मजबूत हाथ ने बहुत कोमलता से उसके कांपते हुए हाथ को पकड़ा और पैकेट पर रख दिया। झूठ मत बोलो। निशांत की आवाज़ इस बार सख्त तो थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। तुम्हारे कांपते हाथ और यह पीला चेहरा चीख चीख कर बता रहा है कि तुमने कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है। इसे खोलो और चुपचाप खाओ, वरना मुझे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। और तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। उसकी आवाज़ की उस खतरनाक शक्ति और परवाह के अकल्पनीय संगम ने अन्वी को पूरी तरह उलझा दिया। उसने कांपते हाथों से तुरंत पैकेट खोल लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसुओं की एक झड़ी लग गई। सालों बाद किसी ने उसे खाने के लिए कहा था, किसी ने यह देखा था कि वह भूखी है। वह खामोशी से सिसकते हुए खाना खा रही थी और निशांत अपनी मुट्ठियां भींचे हुए खामोशी से उसे टूटे हुए देख रहा था। कुछ घंटों का वह खामोश सफ़र आखिरकार ख़त्म हुआ। गाड़ी एक विशाल ऊंचे लोहे के गेट से होते हुए एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। यह बंगला अन्वी की चाचा की हवेली से कई गुना बड़ा था और किसी महल से कम नहीं था। बाहर आओ, निशांत ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अन्वी जब बाहर निकली तो उसकी आंसुओं से भीगी आंखें उस महल जैसे बंगले को देखकर फटी की फटी रह गईं। संगमरमर का फर्श, कीमती झूमर और हर तरफ पसरी एक शाही खामोशी। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। निशांत भारी कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा, लेकिन अन्वी वहीं खड़ी रही। निशांत ने पीछे देखा तो वह अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम अभी तक वहीं खड़ी हो, अंदर चलो। और वह आगे बढ़ा। अन्वी अपनी छोटी सी पोटली सीने से लगाए एक अनजाने खौफ और बेचैनी के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह इस नए घर में उसकी पुरानी आदतें क्या तूफान खड़ा करने वाली थीं। रात का वह भयानक सफ़र ख़त्म हो चुका था, लेकिन अन्वी के अंदर का खौफ अब भी पूरी तरह जिंदा था। निशांत ने उसे हवेली के एक बेहद आलीशान गेस्ट रूम में छोड़ दिया था और सिर्फ इतना कहा था, सो जाओ। लेकिन उस मखमली नरम बिस्तर पर लेटने की अन्वी की ना तो हिम्मत थी और ना ही आदत। जिंदगी भर एक सीलन भरी कोठरी की ठंडी ज़मीन पर सोने वाली उस मासूम लड़की को वह मखमली गद्दा किसी सजा की तरह लग रहा था।
उसने अपनी छोटी सी फटी पोटली को सीने से लगाया और इस विशाल शाही कमरे के एक कोने में ठंडे संगमरमर के फर्श पर सिकुड़ कर लेट गई। बुखार की तपिश और शरीर की टूटन के बावजूद उसकी आंखें खौफ से खुली थीं। बार बार उसे लगता कि अभी दरवाज़ा खुलेगा और उसकी चाची उसे गालियां देते हुए बालों से पकड़कर घसीट कर ले जाएगी। इसी खौफ और कसम में रात के अंधेरे ने सुबह की धुंधली रोशनी को रास्ता दे दिया। दीवार पर टंगी पुरानी एंटीक घड़ी में सुबह के 4 बज गए। टन टन घड़ी की आवाज़ से अनवी झटके से उठ बैठी। उसकी आदतें उसके जेहन में किसी गहरे जख्म की तरह खुदी हुई थीं। 4 बज गए। अगर चाची जी के उठने से पहले पूरा घर साफ नहीं हुआ तो आज फिर खाना नहीं मिलेगा और मार पड़ेगी। उसके सहमे हुए दिमाग ने तुरंत खतरे का अलार्म बजाया। वह यह भूल ही गई थी कि वह अब उस नर्क में नहीं बल्कि निशांत के घर में है। अनवी का शरीर अब भी बुखार से तप रहा था, लेकिन खौफ ने उसे एक अजीब सी ताकत दे दी। वह दबे कदमों से कमरे से बाहर निकली। बाहर का नज़ारा किसी महल जैसा था। कीमती झूमर, कांच के बड़े बड़े दरवाजे और मीलों तक फैला हुआ सफ़ेद संगमरमर का फर्श। वह सहमते हुए रसोई की तरफ बढ़ी। वहाँ से उसे एक बाल्टी और पोंछे का कपड़ा मिल गया। कड़ाके की सर्दी की वह सुबह घर के बाकी सारे नौकर अभी गहरी नींद में थे, लेकिन अनवी ने बाल्टी में ठंडा पानी भरा और उस विशाल हॉल के फर्श को घुटनों के बल बैठकर पोंछना शुरू कर दिया। उसके हाथ बर्फ़ की तरह सुन्न हो चुके थे। बीती रात कपड़े धोने की वजह से उंगलियों के जिन पोरों से खून रिस रहा था, वे ठंडे पानी के संपर्क में आते ही फिर से चटकने लगे। लेकिन अनवी के होंठ सिले हुए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। माथे पर पसीने और बुखार की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन वह एक मशीन की तरह फर्श रगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ निशांत की नींद हमेशा की तरह जल्दी खुल गई थी। वह अपने ट्रैक पैंट्स और एक गहरे काले रंग की टी शर्ट में अपने कमरे से बाहर निकला। उसे सुबह जल्दी उठकर ब्लैक कॉफ़ी पीने और कुछ फाइलें देखने की आदत थी। जैसे वही सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हॉल में आया, उसकी ठंडी और पैनी नज़रों ने जो दृश्य देखा, उसने उसके कदमों को वहीं जड़ कर दिया। विशाल हॉल के बीचों बीच वह एक कमज़ोर, कुपोषित और बीमार लड़की घुटनों के बल बैठी ठंडे पानी में हाथ डाले फर्श रगड़ रही थी। उसका पीला चेहरा आंसुओं और पसीने से भींगा हुआ था और वह ठंड से किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। निशांत के सीने में एक जोरदार धक्का लगा। उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद बिछ गईं। यह वही लड़की थी जिसे वह बीती रात उस नरक से लड़कर उसे एक नई जिंदगी देने के लिए यहाँ लाया था। और यह यहाँ क्या कर रही थी? नौकरों वाले काम। निशांत के अंदर का वह खतरनाक तूफान एक बार फिर जाग उठा। गुस्सा अनवी पर नहीं था, बल्कि उन लोगों पर था जिन्होंने इस मासूम की रूह को इस कदर कुचल दिया था कि रिहाई के बाद भी वह अपनी जंजीरों को ढो रही थी। अनवी, निशांत की वह भारी, गूंजती हुई और सख्त आवाज़ उस शांत हॉल में किसी बम के फटने जैसी थी। आवाज़ सुनते ही अनवी का शरीर झटके से उछल पड़ा। उसके हाथ से पोंछे का कपड़ा छूटकर पानी की बाल्टी में गिर गया और छपाक की आवाज़ हुई। उसने खौफ से ऊपर देखा। सीढ़ियों के पास निशांत खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। अनवी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के गुस्से का सिर्फ एक ही मतलब सीखा था, एक बेरहम सज़ा। वह बुरी तरह कांपने लगी। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे कर लिए, जैसे किसी ज़ोरदार थप्पड़ से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। वह वहीं घुटनों के बल बैठी हुई सिसकते हुए गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी सारा काम ख़त्म कर लूँगी। पानी थोड़ा ठंडा था, इसलिए देर हो गई। प्लीज़ मुझे मत मारिए, प्लीज़। उसके यह शब्द निशांत के दिल पर किसी तलवार की तरह चले। दुनिया का सबसे बेरहम बिजनेस टाइकून आज एक लड़की की मासूमियत और खौफ के आगे हार गया था। निशांत लंबे और भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। अनवी ने आंखें कसकर मींच लीं और खुद को पूरी तरह समेट लिया, थप्पड़ के इंतजार में। लेकिन थप्पड़ नहीं पड़ा। इसकी जगह निशांत ने बहुत कोमलता लेकिन एक दृढ़ अधिकार के साथ उसके दोनों कांपते हुए हाथों को पकड़ा। निशांत की उंगलियों की वह गर्माहट अनवी के बर्फ़ जैसे ठंडे हाथों में एक अनजानी सी सिरहन पैदा कर गई। खड़ी हो जाओ,
निशांत की आवाज़ में अब वह गरज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसमें एक अजीब सी फिक्र घुली हुई थी। अन्वी अविश्वास से आंखें खोलकर उसे देखने लगी। निशांत ने उसे हल्का सा सहारा देकर अपने सामने खड़ा किया। अन्वी का सिर अब भी झुका हुआ था और आंखें जमीन पर गड़ी थीं। निशांत ने एक हाथ से अन्वी की बाल्टी और उस पोंछे को दूर धकेल दिया। फिर उसने अन्वी के कांपते हुए कंधों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। मेरी तरफ देखो अन्वी, निशांत ने सख्त लहजे में कहा। अन्वी ने डरते डरते अपनी आंसुओं से भरी पलकें उठाईं। निशांत की आंखें सीधे उसकी रूह में झांक रही थीं। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए ऐसी आवाज़ में कहा जो अन्वी के जेहन में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। यह तुम्हारा पुराना घर नहीं है और ना ही तुम किसी की गुलाम हो। आज के बाद तुम्हारे हाथ इस घर में कभी कोई नौकरों वाला काम नहीं करेंगे। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम इस घर की मालकिन हो, कोई नौकरानी नहीं। वह शब्द, इस घर की मालकिन, अन्वी के कानों में किसी जादुई मंत्र की तरह गूंज गए। वर्षों तक सिर्फ दुत्कार, गालियाँ और अपमान सहने वाली उस अनाथ लड़की के लिए यह अचानक मिला सम्मान किसी अकल्पनीय सपने जैसा था। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा, लेकिन इस बार इन आंसुओं में खौफ नहीं था। यह उस जमे हुए दर्द के पिघलने की शुरुआत थी जिसे निशांत की इस एक खामोश और सख्त हिदायत ने हमेशा के लिए तोड़ दिया था। निशांत के उन शब्दों ने तुम इस घर की मालकिन हो अन्वी के अंदर सालों से जमी बर्फ को जैसे एक पल में पिघला दिया था। वह उसी विशाल हॉल के ठंडे संगमरमर के फर्श पर खड़ी अपने कांपते हाथों से चेहरा छुपाए बेतहाशा सिसक रही थी। निशांत खामोशी से उसे टूटते हुए देख रहा था। दुनिया का सबसे क्रूर और सख्त बिजनेस टाइकून, जिसके एक इशारे पर बड़ी बड़ी कंपनियों के सौदे तय होते थे, आज एक बेसहारा और मासूम लड़की के आंसुओं के सामने अपना सारा गुरूर भूल चुका था। रमाताई, निशांत की भारी और अधिकारपूर्ण आवाज़ उस शांत हॉल में गूंजी। कुछ ही पलों में हवेली की सबसे पुरानी और भरोसेमंद केयरटेकर दौड़ी हुई वहां आ गई। इन्हें ऊपर इनके कमरे में ले जाएं, इन्हें गर्म पानी से नहलाएं और कुछ साफ कपड़े दीजिए, निशांत ने सख्त हिदायत दी। फिर उसने अन्वी की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई आ गई। और ध्यान रहे, आज के बाद इन्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अन्वी अभी भी अवाक थी। रमाताई ने बहुत प्यार से उस सहमी हुई लड़की को कांपते कंधों पर हाथ रखा और उसे सीढ़ियों की तरफ ले गई। अन्वी जब लड़खड़ाते कदमों से मुड़कर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसकी आंखें बार बार उस शख्स को देख रही थीं जिसने उसे नर्क से निकालकर इस महल में ला खड़ा किया था। ऊपर का वह कमरा किसी राजशाही ख्वाब जैसा था। रमाताई ने उसे अटैच्ड बाथरूम में भेजा। सालों बाद अन्वी के शरीर पर गर्म पानी की बूंदें पड़ी थीं। बीती रात के ठंडे पानी और बुखार से टूटते शरीर को उस गर्म पानी ने एक अजीब सी राहत दी। उसने रमाताई का दिया हुआ एक साधारण लेकिन साफ और नरम सूती सूट पहना। जब वह आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपना ही अक्स अजनबी सा लगा। कुपोषण और थकान से पीला पड़ा चेहरा, लेकिन आंखों में अब वह पुराना खौफ नहीं था। दोपहर का वक्त हो चुका था। नरम बिस्तर की गर्माहट और बुखार की दवा ने उसे एक हल्की सी नींद में धकेल दिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और अन्वी झटके से उठ बैठी। उसकी पुरानी आदतें फिर से हावी होने लगीं, लेकिन इससे पहले कि वह उठकर फर्श के किसी कोने में सिकुड़ती, दरवाज़ा खुल गया। कमरे में घर के 3 नौकर दाखिल हुए। उनके हाथों में ढेरों बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स और चमकते हुए डिब्बे थे। उन्होंने खामोशी से वह सारा सामान कमरे की मखमली काउच और बिस्तर के एक हिस्से पर करीने से रख दिया और बिना कुछ कहे सिर झुकाकर बाहर निकल गए। अन्वी फटी फटी आंखों से उन रंग बिरंगे बैग्स को देख रही थी। उसे लगा जैसे यह कोई छलावा है। तभी कदमों की एक भारी आहट हुई और निशांत कमरे में दाखिल हुआ। उसने अब अपने ट्रैक्स पैंट की जगह एक डार्क नेवी ब्लू रंग का महंगा सूट पहन रखा था, जो उसकी सांवली रंगत और शख्सियत के उस खतरनाक रौब को और बढ़ा रहा था। ये सब क्या है? अन्वी की कांपती आवाज़ मुश्किल से उसके सूखे होंठों से बाहर निकली। निशांत अपने जेबों में हाथ डाले गंभीर और भारी कदमों से उसके करीब आया। उसकी सर्द पैनी निगाह अन्वी के चेहरे पर टिकी थी। ये तुम्हारे लिए है, उसने बिना किसी लंबी भूमिका के सीधे अंदाज में कहा। कपड़े, किताबें और तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान। अन्वी अविश्वास से उन बैग्स की तरफ बढ़ी।
उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे थे। उसने कांपते हाथों से एक बैग खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत, मुलायम और कीमती सूट रखा था। दूसरे बैग में उसके नाप के नए सैंडल थे और तीसरे में कुछ नई किताबें और स्टेशनरी। ये सब देखकर रणवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक अजीब सा डर उसे जकड़ने लगा। वह घबराकर पीछे हटी। नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकती। निशांत की भौहें सिकुड़ गईं। क्यों? क्योंकि अन्वी का गला बुरी तरह रुंध गया जब उसने उन नई चीज़ों को देखा। तो उसके भीतर सालों से दबा दर्द एक झटके में फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की एक नई और तेज झड़ी लग गई। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी कोई नई चीज़ नहीं पहनी। वह वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर बेतहाशा से सिसकते हुए बोली, चाची हमेशा मुझे अपनी बेटियों की उतरी हुई फटी पुरानी चीज़ें देती थी। मैंने हमेशा दूसरों की बची हुई चीज़ों पर ज़िंदगी गुजारी है। दूसरों के कपड़े, दूसरों की किताबें। मुझे नए कपड़ों की आदत नहीं है। मुझे डर लगता है कि इन कीमती चीज़ों के बदले बदले मुझे कौन सी भारी सज़ा मिलेगी। उसके ऐ टूटे हुए शब्द निशांत के सीने में किसी तलवार की तरह चले। एक मासूम लड़की को इस कदर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई थी कि वह अपने ही हक की नई चीज़ों को देखकर खौफ खा रही थी। निशांत का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में किया। वह भारी कदमों से आगे बढ़ा और धीरे से अन्वी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने मजबूत और गर्म हाथों से अन्वी के ठंडे, आंसुओं से भीगे चेहरे को बहुत कोमलता से ऊपर उठाया। मेरी तरफ देखो अन्वी। निशांत की आवाज़ इस बार सख्त नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहराई और दर्द से भरी थी। अन्वी ने डरते डरते अपनी कांपती हुई, आंसुओं से भरी पलकें उठाईं। निशांत ने अपने अंगूठे से बहुत खामोशी से उसके पीले गालों पर गिरते गर्म आंसू पोंछे। आज से तुम कभी किसी की उतरी हुई चीज़ नहीं पहनोगी। यह सब तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। यह तुम्हारा हक है, मेरा कोई एहसान नहीं। निशांत ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और तुम्हें सज़ा देने वाले लोग अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। यह मेरा वादा है। निशांत की आंखों में उसे हमेशा सुरक्षित रखने की एक गहरी, खामोश और जुनूनी कसम छुपी थी। अन्वी के लिए सम्मान की यह पहली बारिश थी। सालों का दबा हुआ दर्द, धुतकार और अकेलापन निशांत की उंगलियों की उस गर्माहट में मोम की तरह पिघल रहा था। पहली बार उसे लगा कि इस दुनिया में कोई तो है जो उसे बोझ नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान समझता है। उस सम्मान ने अन्वी के अंदर सालों के खौफ को पिघलाकर एक नई उम्मीद को जन्म दे दिया था। उस दिन के बाद से हवेली की फिजाओं में एक खामोश लेकिन गहरा बदलाव आने लगा था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और निशांत के उस एक सख्त लेकिन परवाह भरे वादे ने अन्वी की दुनिया का हर रंग बदल दिया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, अन्वी की ज़िंदगी एक नए सांचे में ढलने लगी। अब उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। जो किताबें उसने ज़िंदगी भर सिर्फ दूसरों के हाथों में देखी थीं, आज वे उसकी अपनी थीं। उसे हमेशा से ही नई किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी, मगर आज पहली बार कोई चीज़ सिर्फ उसकी अपनी थी। वह घंटों अपनी किताबों के पन्ने पलटती और उन्हें सीने से लगाकर महसूस करती। अच्छी खुराक, सुकून की नींद और हवेली के उस सुरक्षित माहौल का असर अब उसके शरीर और मन दोनों पर दिखने लगा था। कुपोषण और थकान से पीला पड़ा उसका चेहरा अब बदलने लगा था और उसके चेहरे पर अब डर की जगह हल्की सी रौनक आने लगी थी। उसकी आंखों में जो हमेशा खौफ तैरता था, उसकी जगह भी एक अजीब सी गहरी शांति ने ले ली थी। मगर निशांत, वह अब भी वैसा ही था, खामोश, सख्त और अपने काम में बुरी तरह डूबा हुआ एक रसूखदार बिजनेस टाइकून, जिसके एक इशारे पर बड़ी बड़ी कंपनियों के सौदे तय होते थे। वह हवेली में कम ही रहता और जब रहता तो अपने स्टडी रूम में फ़ाइलों के बीच उलझा रहता। वह अन्वी की हर ज़रूरत, उसकी पढ़ाई और उसके सुकून का खामोशी से ख्याल रखता था। लेकिन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अदृश्य फासला था, एक ऐसी दूरी जो सम्मान, झिझक और एक अनजाने खौफ की चादर में लिपटी थी। अन्वी अब भी उसके सामने जाने से कतराती थी और निशांत कभी खुद उस पर कोई हक जताने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन एक सर्द रात हवेली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था।
रात के करीब 2 बज रहे थे। निशांत अपने बड़े से स्टडी रूम में बैठा था। आज वह किसी बहुत बड़ी और जटिल बिजनेस डील की वजह से अत्यधिक तनाव में था। इस वक्त वह एक भयंकर सिर दर्द से परेशान था। उसने अपना महंगा कोट कुर्सी पर फेंक रखा था। शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे और वह अपनी आंखें बंद किए मजबूत उंगलियों से अपने माथे को दबा रहा था। उसकी टेबल पर फाइलों का अंबार लगा था। वैसे तो उसे सुबह जल्दी उठकर ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत थी, लेकिन आज इस वक्त उसकी नसें दर्द से फटने को हो रही थीं और थकान उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। ठीक उसी वक्त अनवी पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। लंबे हॉल से गुजरते हुए उसकी नज़र निशांत के स्टडी रूम के दरवाजे पर पड़ी, जो हल्का सा खुला था और अंदर से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसने झिझकते हुए दबे कदमों से अंदर झांका। निशांत को दर्द से अपना माथा पकड़े और इतनी रात तक काम करते देखकर उसके कदमों में अचानक जैसे ब्रेक लग गया। उसकी पुरानी आदतें और वो पुराना खौफ उसे पीछे खींच रहे थे। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, उसके दिमाग ने चेतावनी दी। लेकिन फिर उसे निशांत की वो गर्माहट भरी उंगलियाँ और वो शब्द याद आए, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इस एहसास ने उसे आगे धकेल दिया। अनवी ने हिम्मत जुटाई। वह दबे कदमों से रसोई की तरफ गई। कुछ ही मिनटों में पानी उबलने और कॉफ़ी की सौंधी महक रसोई में फैल गई। उसने बहुत सलीके से एक ट्रे में गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी का मग रखा और वापस स्टडी रूम की तरफ चल पड़ी। आज वह पहली बार हिम्मत करके उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आई थी। स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कम इन। निशांत की भारी और दर्द से कराती हुई आवाज़ आई। उसने अपनी लाल और थकी हुई आंखें खोलीं। दरवाजे पर अनवी को खड़ा देखकर वह कुछ पल के लिए अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। आज अनवी ने एक साधारण सा हल्का गुलाबी सूती सूट पहन रखा था। उसके बाल लापरवाही से खुले थे और वह अपनी आंखों में एक मासूम सी फिक्र लिए ट्रे पकड़े खड़ी थी। क्या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अनवी की आवाज़ बहुत धीमी और कांपती हुई थी। निशांत ने बिना कुछ कहे सिर पलके झपकाकर हल्का सा सिर हिलाया। अनवी धीरे से अंदर दाखिल हुई और उसने बिना कोई आवाज़ किए वह कॉफ़ी का मग निशांत की टेबल पर फाइलों के बीच रख दिया। मैंने देखा आप बहुत दर्द में थे। अनवी ने नजरें झुकाए हुए अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कहा, मुझे लगा शायद इस कॉफ़ी से आपको कुछ आराम मिले। निशांत अपनी जगह पर जड़ हो गया। शहर का वह सबसे क्रूर और सख्त इंसान जिसे सिर्फ अपने दम पर जीने और दर्द सहने की आदत थी, आज अनवी की इस छोटी सी कोशिश से अंदर तक हिल गया था। वह मासूम लड़की जो कुछ हफ्तों पहले तक खुद खौफ के गहरे साए में जी रही थी, जिसे बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी अपमानित किया जाता था, आज उसकी तकलीफ़ देखकर आधी रात को उसके लिए फ़िक्र कर रही थी। निशांत ने खामोशी से वह मग उठाया। मग उठाते वक्त उसकी उंगलियों का पिछला हिस्सा हल्की सी अनवी की कांपती हुई उंगलियों से टकराया। उसके हल्के से स्पर्श से अनवी के शरीर में एक अनजानी सी सिरहन दौड़ गई और उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। निशांत ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। गर्माहट उसके गले से उतरती हुई उसके बेचैन दिमाग को अजीब सा सुकून दे गई। उसने मग टेबल पर रखा और फिर अपनी गहरी, सर्द लेकिन अब एक अजीब सी नरमी से भरी निगाहें अनवी के झुके हुए चेहरे पर गड़ा दी। मेरी तरफ देखो अनवी। निशांत की आवाज़ में एक ऐसा सम्मोहन था जिसे टालना नामुमकिन था। अनवी ने डरते डरते धड़कते दिल के साथ अपनी पलकें उठाईं। दोनों ने कुछ पल तक एक दूसरे को देखा, जहाँ बिना कुछ कहे बहुत सी बातें हो गईं। उसे खामोश, गहरी और ठहर गई नज़र में निशांत के लिए एक अनकहा सवाल था, तुम्हें मेरी फ़िक्र क्यों होने लगी है? और अनवी की आंसुओं से हल्की भीगी हुई आंखों में उसका बेजुबान सा जवाब था, क्योंकि आपने मुझे ज़िंदगी दी है, और शायद ज़िंदगी से भी बढ़कर कुछ और। कमरे में सिर्फ दीवार की घड़ी की टिक टिक और उनकी तेज़ चलती हुई सांसों की आवाज़ थी। कोई शब्द नहीं बोला गया, कोई वादा नहीं किया गया, लेकिन उस रात उन दोनों के बीच मौजूद वह जिम्मेदारी और फासलों की अदृश्य दीवार पहली बार दरकने लगी थी। दूरियां अभी ख़त्म नहीं हुई थीं, लेकिन उन फासलों के बीच एक अनकही और बेहद खूबसूरत नज़दीकी ने जन्म ले लिया था। उस रात के उस खामोश इकरार के बाद से हवेली की फिजाओं में एक हल्का सा सुकून घुल गया था। निशांत और अनवी के बीच अब वह पहले जैसा डर नहीं था,
अनबी अब उसके सामने आने से उतना नहीं घबराती थी और निशांत भी खामोशी से उसकी पढ़ाई और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का और ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। लेकिन खुशियों की उम्र शायद अनबी की किस्मत में हमेशा से छोटी रही थी। जिंदगी ने उसे दुख के अलावा कुछ दिया ही कहाँ था कि वह इस सुकून को पूरी तरह अपना सकती। कुछ दिन बाद दोपहर के वक्त हवेली के आंगन में एक बेहद महंगी और शानदार गाड़ी आकर रुकी। अंदर से एक बेहद खूबसूरत, मॉडर्न और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की बाहर निकली। उसने इम्पोर्टेंट डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उसकी हाई हील्स की टक टक से हवेली का सन्नाटा टूट गया। यह नताशा थी, निशांत की बरसों पुरानी और कामयाब फीमेल बिजनेस पार्टनर, जो एक बड़ी फॉरेन डील के सिलसिले में आज हवेली आई थी। निशांत ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। वेलकम नताशा। निशांत के चेहरे पर एक ऐसी सहज मुस्कुराहट थी जो अनबी ने शायद ही कभी देखी थी। नताशा ने आगे बढ़कर निशांत को बेहद करीबी दोस्ती के हक से गले लगा लिया। आई मिस्ड यू सो मच निशांत। उसकी तेज, स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। दूर सीढ़ियों के पास खड़ी अनवी के हाथ से उसकी नई किताबें छूटते छूटते बचीं। उसका दिल जैसे किसी ने एकदम से मुट्ठी में भींच लिया हो। नताशा की चमकती हुई खूबसूरती, उसका बेझिझक अंदाज और निशांत के साथ उसकी इतनी करीबी दोस्ती देखकर अनवी के अंदर सालों से दबा हुआ डर एक झटके में वापस बाहर आ गया। अनवी ने नज़र झुकाकर खुद को देखा। एक साधारण सा सूती सूट, बिना किसी मेकअप का चेहरा और डर से हमेशा कांपते हुए उसके हाथ। उसके दिमाग ने उसे वही पुराने ताने मारने शुरू कर दिए। तेरी औकात क्या है अनवी? तू तो एक अनाथ है जिसकी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर थी। निशांत सर जैसे रसूखदार और बड़े इंसान की ज़िंदगी में नताशा जैसी स्मार्ट लड़कियां ही काबिल होती हैं, तो उनके आगे एक बोझ के सिवा कुछ भी नहीं है। तभी नताशा की नज़र जब अनवी पर पड़ी तो उसने एक अजीब भेद भरी निगाह से उसे देखा। ओह, तो यह वो लड़की है जिसे तुम उस नर्क जैसे छोटे से कस्बे से यहाँ उठा लाए हो। तुम्हारी जिम्मेदारी। नताशा के शब्दों में जिम्मेदारी शब्द किसी चुभते हुए ताने जैसा लग रहा था। निशांत का जबड़ा सख्त हुआ। उसकी नज़र तुरंत अनवी पर गई, जो अब बुरी तरह पीली पड़ चुकी थी। नताशा, माइंड और बर्ड्स। निशांत की आवाज़ में एक ठंडी शक्ति थी, लेकिन अनवी डर के मारे निशांत की वह शक्ति महसूस नहीं कर पाई। उसे लगा जैसे उसकी बची खुची इज्जत भी आज इस मॉडर्न औरत के सामने नीलाम हो गई है। अनवी को लगा जैसे आज भी दुनिया उसकी औकात एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं मानती। उसका सारा नया आत्मविश्वास और पढ़ाई से आई हुई थोड़ी सी रौनक और वह पहली बार मिला सम्मान, सब जैसे एक ही पल में टूटकर बिखर गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और आंखों में दर्द के आंसू तैर गए। वह वहाँ से नजरें चुराकर तेज कदमों से सीधा अपने कमरे में भाग गई। उस दिन के बाद से हवेली का माहौल अचानक बदल गया। अनवी फिर से वही पुरानी, सहमी हुई और डर में जीने वाली लड़की बन गई। उसने खुद को अपने कमरे में पूरी तरह कैद कर लिया। वह अब निशांत के सामने आने से कतराने लगी थी। अगर निशांत कभी सामने आ भी जाता तो वह डर से दीवार से चिपक जाती, आंखें ज़मीन में गाड़ लेती और कपकपाती आवाज़ में बात ख़त्म करने की कोशिश करती। उसके मासूम से दिमाग में एक खौफनाक डर बैठ गया था। क्या निशांत सर मुझे यहाँ से निकाल देंगे? उन्हें मेरी अब क्या ज़रूरत है? क्या वह मुझे वापस उसी नर्क में उन्हीं जालिम चाचा चाची के पास छोड़ आएंगे? यह ख्याल आते ही उसकी सांसें फूलने लगती थीं और वह रात को घुटनों में सिर छुपाकर रोते हुए जागती रहती थी। अनवी की इस अचानक चुप्पी और इस नए डर ने निशांत को बुरी तरह बेचैन और परेशान कर दिया था। वह मीटिंग में होता, लेकिन उसका दिमाग अनवी की उन उदास, आंसुओं से भरी आंखों में ही अटका रहता। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया था, वह अचानक इतनी खामोश और सहमी हुई क्यों हो गई है। निशांत को उसकी चुप्पी किसी तलवार की तरह चुभ रही थी। 2 दिन बाद एक रात जब हवेली में सन्नाटा पसरा था, निशांत अपने स्टडी रूम में बैठा था। आज वह किसी फाइल पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अनवी का वह डर से कांपता हुआ चेहरा उसे अंदर तक तोड़ रहा था। उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थीं और आंखों में एक अजीब सा तूफान था। शहर का सबसे ताकतवर और सख्त इंसान आज एक बीमार और मासूम लड़की की खामोशी के आगे बेबस हो चुका था।
उसने एक लंबा ठंडा सांस लिया और झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आज रात वह इस खामोशी, इस दर्दनाक गलतफहमी और इन फासलों की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला था। उसके भारी और मजबूत कदम सीधे अनवी के अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। आज जिम्मेदारी का पर्दा हमेशा के लिए हटने वाला था। निशांत के भारी और दृढ़ कदमों की आहट हवेली के उस शांत गलियारे में गूंज रही थी। बाहर दिसंबर की सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन निशांत के सीने के अंदर एक बेचैनी का ज्वालामुखी उफान मार रहा था। वह दुनिया की नज़रों में एक पत्थर दिल इंसान था, लेकिन अनबी की उस खामोशी ने उसे अंदर तक खोखला कर दिया था। वह उसके अंधेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, बस हल्का सा सटा हुआ था। उसने बिना किसी दस्तक के दरवाज़ा धकेल दिया। कमरे में घना अंधेरा था। सिर्फ खुली हुई खिड़की से चांद की धुंधली सर्द रोशनी छनकर अंदर आ रही थी, और उसी रोशनी में बिस्तर से दूर ठंडे फर्श के एक कोने में सिमटी हुई एक परछाई नजर आई। वह अनबी थी। उसने अपने घुटनों को सीने से लगा रखा था और अपना चेहरा अपनी बाहों में छुपा रखा था। कमरे में दम घोंटू सन्नाटे को उसकी दबी हुई दर्द भरी सिसकियां चीर रही थीं। वह इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि दूर से ही उसकी तकलीफ महसूस की जा सकती थी। निशांत को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वह लंबे डग भरते हुए उसके करीब गया। अनबी, उसकी भारी गूंजती हुई आवाज़ उस अंधेरे कमरे में किसी तूफान से पहले की शांति की तरह थी। आवाज़ सुनते ही अनवी का शरीर एक झटके से उछल पड़ा। उसकी पुरानी आदतें और खौफ उस पर हावी हो गई। उसने डर से अपनी आंसुओं से भीगी आंखें ऊपर उठाईं। चांद की रोशनी में उसका पीला पड़ा चेहरा, सूजी हुई आंखें और होठों की कंपन और भी दर्दनाक लग रही थी। वह फौरन दीवार से चिपक गई और पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश करने लगी, जैसे किसी शिकारी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। निशांत, सर। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और कांपती हुई थी कि जैसे गले में ही घुट गई हो। निशांत धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका चौड़ा और मस्कुलर वजूद उस छोटे से कोने में अनबी को पूरी तरह ढके हुए था। उसने अपने सख्त लहजे पर काबू पाते हुए गहरी और गंभीर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? पिछले कुछ दिनों से तुम इस तरह से खामोश और सहमी हुई क्यों हो? तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ अनबी, मुझे जवाब चाहिए। निशांत की वो खतरनाक गंभीरता और सीधा सवाल अनवी के अंदर के उस डर के गुबार को फोड़ गया, जो नताशा के आने के बाद से उसके सीने में लगातार फूल रहा था। उसका बरसों का दबा हुआ दर्द, खुद को कम समझने का एहसास और वापस उस नर्क में धकेले जाने का खौफ, सब कुछ एक साथ आंसुओं के खौफनाक सैलाब में बह निकला। वह अचानक अपनी जगह से आगे खिसकी और सीधे निशांत के पैरों के पास गिर पड़ी। उसने अपने दोनों बर्फ जैसे ठंडे और कांपते हाथों से निशांत के महंगे कोट के किनारे को ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी तिनके को पकड़ता है। मुझे मत छोड़ना, वह बेतहाशा सिसकते हुए लगभग गिड़गिड़ाने लगी। मैं जानती हूँ मेरी कोई औकात नहीं। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ना ही मैं नताशा मैम जैसी खूबसूरत और मॉडर्न हूँ। मैं आपके जैसे रसूखदार इंसान के किसी लायक नहीं हूँ। मैं तो बस एक बोझ हूँ। लेकिन प्लीज़, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालिए। वह हाँफ रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं कोई भी काम कर लूँगी। मैं इस पूरे बड़े घर में झाड़ू पोंछा कर लूँगी, सारे बर्तन धो लूँगी। मैं एक अंधेरे कोने में पड़ी रहूँगी। मुझे नए कपड़े और नई चीज़ें भी नहीं चाहिए, पर मुझे वापस वापस उन चाचा चाची के पास मत भेजना। वो मुझे रोज़ मारेंगे, वो मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज़ सर, मुझे मत छोड़ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अनबी के यह टूटे हुए शब्द, उसका वह डर से कांपता हुआ वजूद और उसके आंसुओं की वह दर्दनाक भीख निशांत को अपनी जगह पर सुन कर गई। शहर का सबसे बेरहम बिजनेस टाइकून, जिसके सामने बड़े बड़े लोग नजरें नहीं उठाते थे, आज इस कमज़ोर मासूम लड़की के दर्द के आगे पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की की रूह को किस कदर कुचला गया है कि वह अपने आप को सिर्फ एक बोझ और एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं पा रही है। निशांत का सीना तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगा। उसकी मुट्ठियाँ खुद ब खुद खिंच गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सा खतरनाक जुनून और दर्द उतर आया।
उसने झटके से अनवी के दोनों कांपते हुए कंधों को अपने मजबूत हाथों में जकड़ा और उसे फर्श से खींचकर अपने सामने उठाया। अनवी, निशांत की वह धाड़ इतनी तेज और दर्द भरी थी कि अनवी डर के मारे एकदम सुन्न हो गई। मेरी तरफ देखो। उसने अनवी का आंसुओं से भींगा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी सर्द पैनी निगाहें अनवी की कांपती हुई लाल आंखों में सीधा झांक रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि मैं तुम्हें वापस उस नर्क में भेज दूंगा? हाँ, निशांत की आवाज़ में अब वह गरज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द और जुनून था जिसे उसने आज तक दुनिया से छुपा रखा था। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक सौदा थी, एक मामूली सी जिम्मेदारी जिसे मैं कभी भी छोड़ दूंगा? अनवी डर के मारे पलकें झपकाना भूल गई थी। वह बस सिसकते हुए फटी आंखों से उसे देख रही थी। निशांत ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने दिल की वो बात कह दी जो शायद वह खुद से भी छुपा रहा था। उसने लगभग चीखते हुए लेकिन एक गहरी और रूहानी तड़प के साथ कहा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा अनवी? तुम कोई बोझ नहीं हो। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी हो। यह शब्द मेरी जिंदगी हो उस अंधेरे कमरे के सन्नाटे में किसी जादुई मंत्र की तरह गूंज गए। अनवी की सांसें अटक गईं। उसने जिंदगी भर सिर्फ धुतकार, मार और मनहूस होने का ताना सुना था। आज इस शहर के सबसे ताकतवर इंसान ने उसे अपनी जिंदगी कह दिया था। निशांत ने उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि अगले ही पल उसने अपने मजबूत और गर्म हाथों से अनवी को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। यह निशांत की तरफ से पहला स्पर्श था, पहला आलिंगन था जिसमें कोई फासला, कोई झिझक नहीं थी। अनवी का छोटा सा कांपता हुआ शरीर निशांत की चौड़ी छाती और मजबूत बाहों के घेरे में पूरी तरह समा गया। सालों का खौफ, अकेलापन, दर्द और दुनिया की सारी क्रूरता निशांत की बाहों की उस जादुई गर्माहट में मोम की तरह पिघलने लगी। निशांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ठुड्डी बहुत कोमलता से अनवी के सिर पर टिका दी। तुम कहीं नहीं जाओगी, उसने एक खामोश लेकिन अटल कसम खाते हुए उसके कानों में फुसफुसाया। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, हमेशा। अनवी के हाथ जो अब तक हवा में कांप रहे थे, उन्होंने भी अनजाने में निशांत की पीठ के कोट को मजबूती से जकड़ लिया। वह खामोशी से उसके सीने पर अपना सिर रखे आंसू बहा रही थी, लेकिन इस बार ये आंसू किसी डर या खौफ के नहीं थे। यह उस सुकून और सुरक्षा के आंसू थे जिसकी तलाश में उसकी रूह सदियों से भटक रही थी। फासलों की वह अदृश्य दीवार आज पूरी तरह टूट चुकी थी और उस सन्नाटे में दो आत्माओं ने बिना कोई वादा किए एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लिया था। उस रात के उस गहरे और खामोश इकरार के बाद हवेली की सुबह जैसी एक नई रोशनी लेकर आई थी। अनवी के चेहरे पर अब वह पुराना सहमा हुआ खौफ नहीं था। जब वह सुबह उठी तो उसके होठों पर एक ऐसी सुकून भरी और अनजानी सी मुस्कान थी जिसने उसके कुपोषण से उभरे हुए खूबसूरत चेहरे को एक जादुई चमक दे दी थी। निशांत के उन शब्दों ने, तुम मेरी जिंदगी हो, उसके अंदर के उस अंधेरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था जिसमें वह बचपन से जी रही थी। अब उसे नताशा या किसी और का डर नहीं सताता था, क्योंकि उसे पता था कि शहर का सबसे ताकतवर इंसान उसकी ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन खुशियाँ और सुकून को शायद किसी की बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। कुछ दिन बीत चुके थे। यह दोपहर का वक्त था। निशांत किसी बहुत अहम मीटिंग के लिए अपनी ऑफिस गया हुआ था और हवेली में एक अजीब सा शांत माहौल था। अनवी अपने कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम के एक बड़े से काउच पर बैठकर अपनी नई किताबें पढ़ रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत आसमानी रंग का सूट पहना हुआ था और उसके बाल करीने से संभरे हुए थे। वह अब वाकई इस महल जैसी हवेली की मालकिन लग रही थी। तभी बाहर पोर्च में किसी की गाड़ी के जोर से रुकने और भारी कदमों के साथ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, हटो सामने से, मैं उस मनहूस लड़की की चाची हूँ, मुझे अंदर जाने दो। यह आवाज़ अनवी के कानों में किसी खोलते हुए शीशे की तरह गिरी। उसके हाथों से किताब छूटकर फर्श पर गिर पड़ी और उसका पूरा शरीर एक झटके में बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। यह उसकी चाची सुमित्रा थी। राकेश, अनवी के चाचा ने जो पैसे निशांत से ऐंठे थे वह उन्होंने जुए और सट्टे में उड़ा दिए थे और अब सुमित्रा और पैसे ऐंठने के लालच में अनवी का वास्ता देकर यहाँ तक चली आई थी। सुमित्रा ने गार्ड्स को धक्का दिया और सीधे लिविंग रूम में दाखिल हुई। जैसे उसकी नज़र कांच पर बैठी अनवी पर पड़ी, उसकी आंखें लालच
और भयानक जलन से फट गईं। वह लड़की जिसे वह उतरी हुई फटी पुरानी चीज़ें पहनाती थी, आज वह किसी रानी की तरह मखमली कांच पर बैठी थी। अरे वाह! सुमित्रा ने एक जहरीली और कर्कश हंसी हंसते हुए ताना मारा। देख रहे हो इस बेगैरत के ठाठ? मैंने तो सोचा था कि निशांत बाबू ने तुझे किसी कोठे पर बिठा दिया होगा या 2 दिन में इस्तेमाल करके किसी सड़क पर फेंक दिया होगा, पर तू तो यहाँ महारानियों की तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अनवी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो गया। सालों का वह पुराना खौफनाक डर उस पर हावी होने लगा। उसके पैर कांपने लगे और वह काउच से उठकर पीछे की तरफ खिसकने लगी। सुमित्रा उसके करीब आई और अपनी घिनौनी नज़रों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुझे क्या लगा नाथ की बच्ची कि वो रसूखदार और इतना बड़ा आदमी तुझ जैसी मनहूस से शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? तू तो बस उसके 2 दिन के शौक की चीज़ है। चल मेरे साथ। आज मैं निशांत बाबू से और पैसे मांगूंगी। अगर नहीं दिए तो तुझे वापस उसी कोठरी में घसीट कर ले जाऊंगी। इतना कहते ही सुमित्रा ने अपना खुरदुरा और भारी हाथ आगे बढ़ाया और अनबी की कलाई को पूरी ताकत से जकड़ लिया। अनबी के होंठों से एक दर्द भरी चीख निकल गई। मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वह सिसकते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन डर ने उसकी सारी ताकत चूस ली थी। सुमित्रा ने दूसरा हाथ उठाया अनबी को वही पुराना थप्पड़ मारने के लिए। अनबी ने खौफ से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वह थप्पड़ अनवी के गाल तक नहीं पहुंचा। सुमित्रा हवेली के मुख्य दरवाजे से एक ऐसी खौफनाक, गरजती हुई और भयानक दहाड़ गूंजी कि पूरे लिविंग रूम के कांच के झूमर तक कांप उठे। यह आवाज़ किसी इंसान के जैसी नहीं, बल्कि एक भूखे और खतरनाक शेर की तरह लग रही थी। सुमित्रा का हाथ हवा में जम गया। उसने खौफ से मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ निशांत खड़ा था। उसने अपना कोट उतारकर गाड़ी में ही फेंक दिया था। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे और आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में कैसा खौफनाक, सर्द और जानलेवा तूफान पल रहा था, जिसे देखकर साक्षात मौत भी कांप जाए। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि उसकी बाहों की नसें फटने को हो रही थीं। तुम्हारा तुम्हारा हाथ उस पर कैसे उठा? निशांत के भारी कदम लिविंग रूम के संगमरमर पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे हर एक कदम सुमित्रा की मौत का फरमान हो। सुमित्रा की हालत खराब हो गई। उसका घमंड और लालच एक ही पल में हवा हो गया। वह हकलाते हुए पीछे हटी। न निशांत बाबू, मैं तो बस इस मनहूस को इसकी औकात। चुप! निशांत ने झटके से सुमित्रा का हाथ पकड़ा और उसे एक ही झटके में अनवी से दूर ऐसे धकेल दिया जैसे वह कूड़े का ढेर हो। सुमित्रा दूर जाकर फर्श पर बुरी तरह गिरी। निशांत ने तुरंत मुड़कर अनवी को देखा। अनवी बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। निशांत ने बिना एक भी पल गंवाए अनवी को अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया और उसे अपने चौड़े सीने के पीछे ऐसे छुपा लिया जैसे कोई ढाल हो। निशांत की वह सर्द, शिकारी निगाहें फर्श पर कांपती हुई सुमित्रा पर गड़ गईं। तुमने क्या कहा? इसकी औकात? निशांत की आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन उसमें जो जहर और खतरा था वह उसकी दाढ़ से भी ज़्यादा भयानक था। तुमने इस लड़की को जिंदगी भर अपनी नौकरानी समझा। तुमने इसके जिस्म और रूह दोनों को कुचला, लेकिन आज आज मैं तुम्हें इसकी असल औकात बताता हूँ। निशांत ने अनवी के कांपते हुए हाथ को अपने मजबूत हाथों में लिया और उसे सबके सामने, पूरे नौकरों और उस खौफज़दा सुमित्रा के सामने कसकर पकड़ लिया। यह लड़की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुमित्रा, कान खोलकर सुन लो। यह अनवी निशांत है, मेरी पत्नी, इस घर की मालकिन और मेरा सबसे बड़ा गुरूर। निशांत की उस एक दहाड़ और उस खुले हुए ऐलान ने हवेली में जैसे एक बम फोड़ दिया था। अनवी की सांसें अटक गईं। पत्नी, गुरूर, ये शब्द उसके लिए किसी जन्नत के दरवाजे खुलने जैसे थे। उसने फटी हुई, आंसुओं से भरी आंखों से निशांत के उस चौड़े और मस्कुलर वजूद को देखा जो आज सारी दुनिया से लड़कर उसे अपना नाम दे रहा था। गार्ड्स! निशांत ने बिना सुमित्रा की तरफ देखे चिल्लाया, इस औरत को घसीट कर बाहर फेंको, और अगर आज के बाद यह या इसका पति इस हवेली के 1 किलोमीटर के दायरे में भी नजर आए तो उनकी टांगें तोड़ देना। मुझे पुलिस की परवाह नहीं है। गार्ड्स फौरन दौड़े और चीखती हुई गिड़गिड़ाती सुमित्रा को घसीटते हुए बाहर ले गई। हवेली में फिर से एक गहरा सन्नाटा छा गया। निशांत का सीना अब भी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसने बहुत धीरे से मुड़कर अनवी को देखा।
अनबी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसके गाल आंसुओं से भीगे थे और अविश्वास से उस शख्स को देख रही थी जिसने आज उसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दे दिया था। निशांत का वह सारा खतरनाक और सर्द गुस्सा अनबी के उन आंसुओं को देखते ही पिघल गया। उसने अपने दोनों हाथों से अनबी के चेहरे को थामा और उसके माथे पर एक गहरा, खामोश और अधिकारपूर्ण चुंबन अंकित कर दिया। अतीत का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। अब सिर्फ एक रात बाकी थी जो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से जुनूनी मोहब्बत की मंजिल तक ले जाने वाली थी। अतीत का वह कड़वा साया जो अनबी को बरसों से अपनी जकड़ में लिए हुए था, आज निशांत के एक बुलंद और अधिकारपूर्ण ऐलान के साथ हमेशा के लिए राख हो चुका था। सुमित्रा को हवेली से बाहर फेंके जाने के बाद पूरी इमारत में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। निशांत का सीना अब भी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखों में वह रौद्र रूप अब भी बाकी था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर रणवी को देखा, उसकी पूरी शख्सियत में एक अजीब सी नरमी और गर्माहट घुल गई। अनबी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके गाल आंसुओं से भीग रहे थे और यह अविश्वास भरी निगाहों से उस शख्स को देख रही थी जिसने आज उसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दे दिया था। निशांत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनबी की ठोड़ी को बहुत कोमलता से ऊपर उठाया। उसके अंगूठे ने अनबी के गाल पर जमे एक आंसू को पोंछा। अब और नहीं। निशांत की आवाज़ में इस बार गरज नहीं, बल्कि एक गहरी फुसफुसाहट थी जो सीधे अनवी के दिल में उतर गई। अतीत की सारी कड़वाहट आज यहीं ख़त्म होती है अनवी। अब से इस हवेली में सिर्फ तुम्हारी मुस्कान गूंजेगी। उस रात बंगले में गहरा सन्नाटा था। बाहर बारिश की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कमरे की पीली रोशनी में निशांत अनवी के पास पहुंचा। वह आज किसी बिजनेस टाइकून की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह था जिसे सालों की तपस्या के बाद अपनी सबसे कीमती पूंजी मिली हो। अनवी आज किसी डरी हुई लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की तरह उसके सामने खड़ी थी जो अपनी रूह के साथ निशांत की हो चुकी थी। निशांत ने धीरे से अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। अनवी की सांसें तेज हो गई। उसने अपने कांपते हाथों को निशांत के मजबूत कंधों पर टिका दिया। कमरे में केवल उनकी चलती हुई गहरी सांसों की आवाज़ थी जो प्यार की एक नई और मुकम्मल कहानी लिख रही थी। बरसों का दर्द, अभाव, अकेलापन और डर, सब कुछ उस जादुई आलिंगन और प्यार की गर्माहट में पिघलकर बह गया। निशांत खामोशी से उसे अपने बाहों के घेरे में लिए खड़ा रहा। वह अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी संचित पूंजी को पूरी दुनिया से छुपाकर अपने पास रख लेना चाहता था। उसने झुककर अपने होठों को अनवी के माथे पर रखा और फिर उसके गालों पर, और फिर बहुत धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुम मेरी हो अनवी, हमेशा के लिए। अनवी ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी हथेलियां निशांत के मजबूत कंधों पर टिका दी। कमरे में केवल उनकी गहरी सांसों की आवाज़ थी। निशांत ने उसे अपनी बाहों में उठाकर धीरे से मखमली बिस्तर पर लिटाया और अपने सीने से लगाकर उसकी कुर्ती की डोरियां खोल दी और उसे नीचे खिसकाकर अपने होठों को उसकी गर्दन पर फिराने लगा। अनवी ने आंखें कसकर बंद कर लीं और वह धीरे धीरे उसकी कुर्ती को खिसकाता गया और उस पर अपनी सारी शुद्धता लौटाने लगा, और अनवी ने अपने वजूद को पूरी तरह से सौंप दिया। यह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि बरसों से प्यासी दो आत्माओं का अनूठा और पवित्र मिलन था। आज तक निशांत ने जो भी क्रूरता और बेरहम बिजनेस की दुनिया में देखी थी, उन सब के बीच वह सिर्फ एक ही चीज़ के लिए तरसता था, एक सच्चा और निस्वार्थ प्रेम। निशांत के लिए जिम्मेदारी से शुरू हुआ सफ़र आज मोहब्बत की उस आखिरी मंजिल पर पहुंच गया था जहां सब कुछ मुकम्मल था। अनवी को अपना अपार धन या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए थी। उसे तो केवल अपनी पहचान, सम्मान और एक सच्चा प्यार चाहिए था। और आज पहली बार उसे अंतरात्मा से यह विश्वास हुआ था कि वह इस संसार में अकेली नहीं है। उसका अपना एक सुरक्षित घर था, एक समर्पित जीवन साथी था और एक ऐसी मोहब्बत थी जिसने उसे नर्क से निकालकर जन्नत की दहलीज पर ला खड़ा किया था। निशांत की बाहों की उस गर्माहट में अनवी ने महसूस किया कि कभी कभी ज़िंदगी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, मगर फिर एक दिन वह उसे सब कुछ सहज कर लौटा देती है जिसकी उसे सबसे अधिक ज़रूरत होती है। रात गहरी होती गई, लेकिन उनके लिए यह सुबह का आगाज़ था, एक ऐसी मोहब्बत का जो जिम्मेदारी के धागे से बंधी थी और आज विश्वास की डोर पर मुकम्मल हो चुकी थी। तो दोस्तों,
ये थी निशांत और रणवी की कहानी, सच्ची मोहब्बत। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।